नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अभी नहीं थमेगा झारखंड में तेज हवाओं और बारिश का दौर, ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में सोमवार सुबह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पूरे राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिल रही। मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना है। राजधानी रांची में रात से ही रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे में इसका असर कम होगा, तब तक यह छत्तीसगढ़ की ओर चला जाएगा। वहीं कई नदियों का जल स्तर उफान पर है। लोगों की नदियों के करीब ना जाने की चेतावनी दी गई है। लोगों को विश्वकर्मा पूजा के दिन भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर गढ़वा, पलामू, लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चतरा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में ऐसे तो कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे सटे जिलों का असर यहां भी देखने को मिलेगा। इन्हीं कारणों से लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई और किसानों को खेत में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। पैसे देने के नाम पर घर बुलाकर बैंक के कर्मचारी के साथ मारपीट। रांची में एक बैंक कर्मचारी को घर बुलाकर पीटने का मामला सामने आया है, जहां बंधन बैंक के कर्मचारी राजीव कुमार ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। बकाया पैसे देने के नाम पर घर बुलाकर मेरे साथ मारपीट की गई है। मामला 11 सितंबर का है। राजीव कुमार ने मोनी देवी, आरती देवी, वासुदेव प्रसाद, रोहित कुमार समेत कई लोगों पर गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। राजीव ने पुलिस को बताया कि वह बंधन बैंक में गोल्ड लोन दिलाने के लिए जांचकर्ता का काम करते हैं। आरोपी मोना ने उनसे जान पहचान बनाई और झांसा देकर सोना गिरवी रखकर पैसे मांगे। उन्होंने बाजार से ब्याज पर 3 लाख रुपए मोना को दिए। कुछ माह तक उसने किस्त दी, लेकिन फिर बाद में आरोपी मोना ने पैसे देने बंद कर दिए। पीड़िता ने बताया कि मोना पैसा नहीं देने लगी तो राजीव पैसा देने का दबाव बनाने लगा। इस पर उसने 11 सितंबर को अपने घर बुलाए और कुछ लोगों के साथ मिलकर मारपीट की। उस समय राजीव किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे और थाने में मामला दर्ज करवाया। मोना देवी ने भी गोंदा थाने में मारपीट, छेड़खानी और बच्चे को अगवा करने का आरोप लगाते हुए राजीव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रांची की रुचि रानी को मिला इंटरनेशनल विजनरी अवार्ड। जिम खाना क्लब में अभिनेत्री भाग्यश्री ने किया सम्मानित। रांची की रुचि रानी को इंटरनेशनल विजनरी अवार्ड से नवाजा गया है। रांची के ही जिम खाना क्लब में अभिनेत्री भाग्यश्री ने उनको सम्मानित किया। रुचि रानी बरियातू के मेडवेंट टेक्नोलॉजी अस्पताल में आईटी संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। रुचि को भारत एक श्रेष्ठ के कार्यक्रम के तहत आईटी कंपनी के स्टार्टअप विंग के लिए मेडवेंट टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभिनेत्री भाग्यश्री के द्वारा सम्मानित किया गया। रुचि रानी को अवार्ड मिलने पर मिथिलेश कुमार सिंह, मृत्युंजय सिंह, मनोज कुमार, आशुतोष कुमार सिंह, शशांक भूषण सिंह, संजय सिंह इत्यादि ने बधाई दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। JBKSS के नाम से संजय मेहता ने बनाई अपनी पार्टी। हजारीबाग लोकसभा से JBKSS के प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति JBKSS के नाम से पार्टी का गठन किया है। संजय मेहता ने कहा कि इस पार्टी को बचाने का मकसद झारखंड को बचाना है। झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड की नीतियों को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर इस पार्टी का गठन करना अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि वह चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखेंगे, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड बचाने की क्रांति जारी रहेगी। JBKSS.in के नाम से वेबसाइट भी बनाया गया है। इस वेबसाइट की लिंक पर जाकर कोई भी निःशुल्क इसका सदस्य बन सकता है। यह एक पंजीकृत संगठन है। संजय मेहता ने कहा कि झारखंडी जनमानस के लिए ऐसी पार्टी का गठन आवश्यक हो गया था जो विस्थापन, नियोजन, स्थानीयता की बिंदुओं पर बात करे। उन्होंने कहा कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वह नीतियों के आधार पर होगा जो वह इस संगठन के जरिए करेंगे। JSSC CGL परीक्षा की तारीख आ चुकी है। आयोग का दावा फुल प्रूफ है तैयारी। विवादों के बीच एक बार फिर राज्य सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने जा रही। CGL परीक्षा आगामी 21 और 22 सितंबर को रांची, बोकारो समेत
राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसके प्रवेश पत्र 17 सितंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जहां से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथि के साथ प्रवेश पत्र कब और कैसे मिलेगा, इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन कर रखा है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किया गया है। इससे पहले इस साल 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के कारण यह परीक्षा विवादों में आ गई। इस विवाद की वजह से आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा तक देना पड़ा। गौरतलब है कि यह एक ऐसी परीक्षा है जिसकी राज्य में 2015 से लगातार वैकेंसी निकाली जा रही, लेकिन दुर्भाग्य अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची से दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के होटवार जेल से सोमवार को पलामू जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वह रांची जेल में रहते हुए भी कारोबारियों ठेकेदारों को लेवी के लिए परेशान कर रहा था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि दिनेश गोप को एनआई ने 21 मई 2023 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप के खिलाफ झारखंड, बिहार और उड़ीसा में हत्या, अपहरण, धमकी, जबरन वसूली और पीएलएफआई के लिए धन जुटाने से संबंधित 102 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। झारखंड पुलिस ने दिनेश गोप पर 25 लाख और एनआई की ओर से 5 लाख कुल 30 लाख का इनाम घोषित किया था। रांची के कई थाना प्रभारियों का हुआ तबादला। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के आदेश के बाद रांची के 6 थानेदारों का तबादला किया गया है। इस संबंध में एसएसपी ने आदेश जारी किया है। इसमें शहर के ओरमांझी, अरगोटा और कई थाना प्रभारी का तबादला किया गया है। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें, यशवंत सिन्हा ने बनाया मास्टर प्लान। अटल विचार मंच एक राजनीतिक दल है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में अटल मंच पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। ये बातें पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कही। वह रविवार को अटल विचार मंच के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज अपने मूल विचारों से भटक रही है। दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर पुराने साथियों के साथ नाइंसाफी कर रही। विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों से जरूरत पड़ी तो गठबंधन किया जाएगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मंच के उम्मीदवारों को पूरी तरह ताकत से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई जन मुद्दा नहीं है, वह केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में चुनाव से पहले राज्य का सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने में लगी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान आपत्तिजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि प्रदेश में सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करे। उन्होंने अटल मंच के कार्यकर्ताओं से कहा कि वह देश की एकता और अखंडता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। अटल भवन में अटल मंच का सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। यशवंत सिन्हा मंच के सदस्य बनाए गए सदस्यता अभियान प्रभारी ने बताया कि पहले दिन लगभग 2000 लोगों ने मंच की सदस्यता ग्रहण की। वह संख्या तेजी से बढ़ेगी और पूरे झारखंड में अभियान चलाया जाएगा। स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान सीआईपी के डॉक्टर का निधन। नवंबर में होने वाली थी शादी। रांची के सीआईपी के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आशुतोष उपाध्याय का निधन हो गया। वह बरियातू स्थित एक स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने गए थे। इस दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, वहीं उनका निधन हो गया। उनके माता पिता और परिजन सीआईपी परिसर रांची आ चुके हैं। मूल रूप से वह आशुतोष उपाध्याय गाजीपुर के रहने वाले थे। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा। उनका शव अंतिम दर्शन के लिए न्यू नर्सिंग क्वार्टर सीआईपी में लाया गया था। वहां सीआईपी के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। नवंबर महीने में आशुतोष की शादी होने वाली थी। झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने पीएम मोदी को लिया आड़े हाथ। झारखंड के स्वास्थ्य व खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे पर झारखंड की जनता की ओर से सवाल पूछे हैं। पूछा कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की कब तक घोषणा करेंगे।
पिछड़ों को 27% आरक्षण को लेकर क्या किया गया? झारखंड की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए व्याकुल भाजपा क्या कथित तौर पर अपमानित हुए चंपई सोरेन को एनडीए का मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड को 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने का आदेश कब दिया जाएगा? बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड की जनता के ये सवाल इसलिए जायज़ है क्योंकि आज सारे प्रोटोकॉल तोड़कर आपने इस सड़क से यात्रा की है। उन्होंने कहा कि झारखंड बीजेपी हमारी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होने और नक्सली एवं आतंकवादी गतिविधियों के होने का दुष्प्रचार करती है। आज आपने बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना एवं तैयारी के 130 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा की और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुनः उसी सड़क से वापस आए। ऐसे में आपसे पूछना था कि क्या कहीं भी सुरक्षा में कमी दिखी? पीएलएफआई का जोनल कमांडर राकेश गिरफ्तार, 3 साथी नक्सल भी धराए, ठेकेदार को धमकी देकर मांगते थे लेवी, पर्चा, मोबाइल व बाइक बरामद। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने टीम गठित कर पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरवा के नेतृत्व में मारंगदाहा नदी के पास छापेमारी की गई, जहां से पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हाथ से लिखा पर्चा, 3 मोबाइल फोन और अपाची बाइक बिना रजिस्ट्रेशन का बरामद किया गया है। एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि सभी उग्रवादी सरकारी योजना में कार्य करने वाले ठेकेदारों को धमकी देकर लेवी मांगते थे। एक ठेकेदार के द्वारा पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश जी के विरुद्ध लेवी मांगने एवं जान से मारने की धमकी देने से संबंधित आवेदन पर हेरहंस थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसी दिन एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर राकेश जी उर्फ राम विजय लोहरा अपने कुछ साथियों के साथ हेरहंस थाना क्षेत्र में सक्रिय है। वहीं किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में है, जिसके बाद विशेष टीम बनाई गई और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल ब्रांच के दरोगा की हत्या को 43 दिन पूरे, 15 अधिकारियों की एसआईटी, 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ, पुलिस के हाथ फिर भी खाली। 2 अगस्त की रात कांके रिंग रोड के पास संग्रामपुर में देर रात स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड को 43 दिन बीते चुके हैं, पर पुलिस के हाथ अब भी खाली है। जैसे जैसे दिन बीत रहे अनुपम कच्छप को लोग भूलते जा रहे, पुलिस भी इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है। जबकि जिस दिन स्पेशल ब्रांच के दरोगा का शव मिला था, उस दिन स्थानीय थाने के थानेदार से लेकर राज्य के डीजीपी तक सक्रिय नजर आए थे। अनंत फनन में एसआईटी बनाई गई। रांची जिला की पुलिस के छोटे से बड़े अधिकारी के साथ डीजीपी ने बैठक भी की, इसके बाद भी नतीजा सिफर रहे। इरफान अंसारी ने कहा, चुनाव आते ही मोदी का झारखंड दौरा शुरू हो गया, पहले करते रहे अनदेखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर झारखंड सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से हमारा विभाग लगातार केंद्र सरकार से आवास की मांग करता रहा, लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। अब जब चुनाव नज़दीक है तो प्रधानमंत्री मोदी की नींद अचानक खुली और उन्हें गरीबों की याद आ रही। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनका असली मकसद गरीबों को आवास देना नहीं, बल्कि उन्हें ठग कर उनका वोट लेना है। भाजपा गरीबों के नाम पर साजिश रच रही और जल्दबाजी में घोषणाएं कर रही। गरीबों के प्रति उनके मन में कोई दया या संवेदना नहीं है। 5 साल तक मोदी जी सोए रहे और उनकी नींद अब जाकर खुली है। जबकि जिन राज्यों में उनकी सरकार थी, वहां उन्होंने आवास देने का काम किया। आगे मंत्री ने बताया कि हेमंत सोरेन सरकार ने हमेशा झारखंड के गरीबों और आदिवासियों के हितों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की है। विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लोगों के लिए आवास की मांग लगातार की गई। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहायता की अपील की, लेकिन केंद्र सरकार ने झारखंड की अपेक्षा करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रांची के अभिषेक रवि की भुवनेश्वर में हुई मौत, घरवालों ने लगाया रैगिंग का आरोप। रांची के डोरांडा के रविदास मोहल्ले के इंजीनियरिंग के छात्र अभिषेक रवि की उड़ीसा के भुवनेश्वर में मौत हो गई। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि अभिषेक की मौत
ITR इंजीनियरिंग कॉलेज में सीढ़ी से गिरने से हुई है, लेकिन छात्र के घर वालों ने रैगिंग की शिकायत के कारण घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घरवाले का कहना है कि अभिषेक रवि जहां से गिरा है वहां की सीढ़ी के स्टील के रोड को देखने से साफ पता चलता है कि उस रोड को काटा गया है। उसके सीढ़ी से गिरने की मौत को साधारण मामला बताकर रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। इस संबंध में अभिषेक रवि की बहन और मामा पवन आर्य ने बताया कि जब अभिषेक ने रैगिंग की शिकायत की थी तो संबंधित थाना की पुलिस भी वहां जांच करने पहुंची थी। घर वालों का आरोप है कि रैगिंग की शिकायत के बाद उसके साथ कुछ अनहोनी हुई थी, क्योंकि उसके हॉस्टल के कमरे की कुंडी टूटी हुई थी। घर वालों ने जांच की मांग की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय नाथ सहदेव अभिषेक रवि के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज के संचालक काफ़ी प्रभावशाली है, संभावना है कि वह मामले की लिपापोती करने में लग गए हैं। नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर बन्ना गुप्ता ने डीसी को दिए निर्देश, पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का कहा। जमशेदपुर के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले को सुरक्षित रखने की चिंता मंत्री बन्ना गुप्ता ने व्यक्त करते हुए उपायुक्त को विशेष निर्देश जारी कर राहत एवं बचाव कार्य करने को कहा। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा और खतरे के निशान के करीब है। नदी तट पर रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मामले में सतर्कता बरतते हुए ऐसे पीड़ितों को चिन्हित करते हुए सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का उपाय करें, साथ ही उनके दवाइयों, रहने और खाने के भी इंतजाम सुनिश्चित करें और राहत एवं बचाव कार्य चलाएं। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है एवं नदी में नहीं जाने का आग्रह किया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं अपने समर्थकों से भी क्षेत्र में भ्रमण कर पीड़ित परिवार का सहयोग करने का आह्वान किया है। झारखंड के स्कूलों में बनाए जाएंगे बच्चों के लिए नए आधार कार्ड, अपग्रेड भी होंगे, लगेंगे कैंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर अब बच्चों का नया आधार कार्ड बनाया जाएगा। वहीं जिन बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है उसमें कोई गलती है तो उसे अपग्रेड भी किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होगा। वैसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है लेकिन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उनका भी नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 5 से 7 साल के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा। इसमें बच्चे की आंखों के साथ साथ अंगुलियों की बायोमेट्रिक भी ली जाएगी। इसके बाद आधार कार्ड में उसे अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में कैंप लगेगा। सभी स्कूलों में कैंप लगाने के 1 सप्ताह पहले जिला शिक्षक पदाधिकारी के द्वारा स्कूल प्रबंधन को सूचना दी जाएगी। कैंप का आयोजन करने से पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक से बच्चों की वास्तविक जानकारी ली जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कितने बच्चों का आधार U-+ में सत्यापित नहीं हुआ है। स्कूल में लगने वाले कैंप की सूचना प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी को दी जाएगी। इसकी हर दिन मॉनिटरिंग भी इनके द्वारा की जाएगी। इसके बाद वे लोग इसकी रिपोर्ट बनाकर राज्य मुख्यालय को भेजेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों और उनके परिवार वालों को इसकी सूचना कैंप के लगने से पहले देंगे। नए आधार कार्ड बनाने और पुराने कार्ड के अपग्रेडेशन के लिए आधार ऑपरेटर स्कूल के कैंप में मौजूद रहेंगे। स्कूल को कैंप लगने से पहले ही ऑपरेटर का नाम और उसका मोबाइल नंबर दिया जाएगा। आधार ऑपरेटर अपने परिचय पत्र के साथ स्कूल में जाएंगे। उन्हें उपयोग होने वाले स्टेशनरी स्कूलों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कैंप की जानकारी स्कूल में पोस्टर लगाकर दी जाएगी। ये कैंप बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। कैंप में 0 से 5 साल तक और 5 साल से ज़्यादा बच्चों का नया आधार कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। इसके साथ 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सार्वजनिक छुट्टी के दिन कैंप नहीं चलेगा। बारिश का कहर, मांडर में तीसरी बार बह गया बांस से बना डायवर्सन। जामताड़ा में बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी। राज्य में लगातार हो रही बारिश ने कई स्थानों पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई नदियों का बहाव उफान पर है। वहीं प्रखंड के टांगर बसली पचपदा मुख्य पथ पर बीरगोड़ा नदी पर बनाया गया बांस का डायवर्सन तेज बारिश ने शनिवार की रात ही तीसरी बार बह गया। इस वैकल्पिक डायवर्सन से बह जाने के बाद एक बार फिर क्षेत्र में आवागमन ठप हो गया है। जामताड़ा जिले में भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ नदी नाले खेत खलियान सभी भर गए हैं, वहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा।
लोगों की परेशानी का बहुत बड़ा कारण बिजली गुल होना भी है। रात से ही बिजली बाधित हो गई है। शहर के दोनों ही फीडर में बिजली नहीं मिल रही। जामताड़ा दुमका रोड मुख्य मार्ग पर कोला डाबर गांव के समक्ष एक विशाल पेड़ गिरने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।